गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है उज्ज्वल। पिछले 1 डेढ़ महीने से ये न्यूज़ अक्सर आ रही है कि रशिया जो है यूक्रेन पे हमला करने वाला है। उस अगर हमला करता है तो वर्ल्ड वार 3 जो है वो हो जाएगा, उसके होने के चांसेस हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम इसी रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस पे बात करेंगे। थोड़ी सी ज्योग्राफी देखेंगे, कुछ इसकी जो हिस्ट्री है, आखिर डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ, डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और अगर युद्ध हो जाता है तो उसका बेसिकली यूरोप पे और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा ज्योग्राफी से समझ लें। तो रशिया जो है एक यूक्रेन जो है, यूक्रेन जैसे सोवियत संघ 1991 में जब टूटा था 15 देशों में, तो यूक्रेन भी उनमें से एक था। और रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से ये उस एरिया में ये कंट्री है। रशिया यूक्रेन जो है 3 ओर से ये रशिया से घिरा हुआ है। इसके बाद ये वेस्ट में आ जाए तो बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, और साउथ में रोमानिया है। और ये ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी से भी घिरा हुआ है, काला सागर से। रशिया और यूक्रेन की जो सीमा है ये करीब 1900 किलोमीटर की सीमा है, जहाँ पे कि रशिया ने करीब 1.25 लाख जो सैनिक हैं उनको उनका वो वहाँ पे आ गए हैं। और चांसेस है कि आगे जो है ये डिस्प्यूट बढ़े। तो अगर हम इसकी शुरुआत देखें, रशिया और यूक्रेन के बीच जो शुरुआत है वो 2014 से शुरू होता है। 2014 में क्या होता है कि रशिया जो है क्रीमिया अ, पे कब्जा कर लेता है। क्रीमिया जो है यूक्रेन का पार्ट है और रशिया क्रीमिया पे कब्जा कर लेता है। होता ही है कि 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तो रशिया काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ बोरिस येल्सिन के बाद व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति बनते हैं। और रशिया में एक गैस का बहुत बड़ा भंडार है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, एक तो पुतिन का शासन और गैस का भंडार, इन दोनों चीज़ों के कारण रशिया काफ़ी स्ट्रांग होने लगता है। वर्ल्ड वार के पहले जैसे था कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो अमेरिका और रशिया दो बहुत बड़े दो पोल बन गए थे। तो वर्ल्ड टूटने के बाद 1991 में टूटने के बाद रशिया कमज़ोर हुआ था। फिर इन दो चीज़ों के कारण, एक तो पुतिन का शासन और गैस का मिलना, मिनरल्स का मिलना, रशिया फिर पावर में आ गया। पावर में आने के बाद वो 2014 में क्रीमिया भी कब्जा करता है, जो कि यूक्रेन का पार्ट होता है। इस क्रीमिया पे कब्जा होने के बाद यूक्रेन क्या करता है कि यूक्रेन का जो मूवमेंट है वो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री की तरफ हो जाता है, और वो अपने आप को चाहता है कि नाटो में उसको शामिल कर लिया जाए। तो अगर हम नाटो की बात करें, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि हुई थी। इस संधि के तहत नाटो का गठन किया गया था। तो 1949 में इसके 12 जो है वो संस्थापक देश थे। आज के डेट में इसके 30 संस्थापक देश हैं। 2020 में जो है नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो का सदस्य बनता है, और इसमें इसकी राजधानी जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी है वो। तो नाटो जो है, नाटो के बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि ये रूस की जो रशिया की जो साम्यवादी विचारधारा है उसको वेस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ने से रोके। तो नाटो के डीएनए में है, रूस का विरोध करना जो है वो नाटो के डीएनए में है। इसके अलावा जो नाटो जो जब गठन हुआ था तो उसमें उसका दूसरा ये था कि नाटो के अगर आप किसी भी नाटो के कंट्री पे हमला करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप नाटो के जो सारे देश हैं, ये हमला उन सारे देशों पे माना जाएगा। मान लीजिए कि आप कनाडा पे हमला कर दिए, कनाडा नाटो का एक सदस्य है, कनाडा पे हमला कर दिए, तो वो हमला जो है वो कनाडा के अलावा 30 देशों पे हमला माना जाएगा और वो उसकी सहायता के लिए आएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम
के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो नाटो, यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है। और चूंकि जब क्रीमिया पे कब्जा हो गया तो नाटो, यूक्रेन चाह रहा था कि नाटो जो है उसके पास, हाँ, जब रूस ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया तो नाटो, यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ मूव करता है और वो चाहता है कि नाटो यहाँ पे, वो नाटो में शामिल हो जाए। रशिया इस चीज़ का विरोध कर रहा है। रशिया जो है अपनी सेना को जो यहाँ खड़ा किया है अपने बॉर्डर पे, तो रशिया बेसिकली नाटो का विरोध कर रहा है और उसकी जो पहली डिमांड है कि वो नाटो अपनी विस्तारवादी नीति को जो है उस पर लगाम लगाए और यूक्रेन और जॉर्जिया को जो नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसको वो रोके। रशिया का ये मेन प्लान है। और अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि युद्ध हो जा रहा है, सपोज जो डिस्प्यूट बढ़ रहा है, तो इस डिस्प्यूट बढ़ने के अब जो है वो दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो एक युद्ध होगा या तो यूएसए रशिया में कोई समझौता हो जाएगा। ये दो ही चीज़ें जो है आज के डेट में, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर युद्ध होता है तो क्या होगा कि अमेरिका जो है, जाहिर है कि रशिया पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देगा, कुछ प्रतिबंध को लगाना शुरू करेगा। और अगर हम इस प्रतिबंध में देखें तो इसके जो इम्पैक्ट होंगे, खासकर यूरोप पे जो इम्पैक्ट होंगे, यूरोप ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए रशिया पे बिल्कुल डिपेंड है। नॉर्थ डैम टू एक गैस पाइपलाइन है जो कि 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो कि जर्मनी तक जाती है। ये हाल के का डेवलपमेंट है। यूरोप जो है वो अपनी एनर्जी पे, यूरोप जो है अपनी एनर्जी पे पूरी तरीके से रशिया पे निर्भर करता है। तो अगर प्रतिबंध लगता है तो हो सकता है कि ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को बंद कर दिया जाए। इस पाइपलाइन के बंद करने से फिर अभी हालांकि ये चालू नहीं हुआ है, इस पे लाइसेंस पे बात हो रही है, तो रशिया में गैस संकट जो है आने वाले समय में, यूरोप में गैस संकट जो है बढ़ जाएगा। अभी के डेट में भी करीब 35% गैस जो है वो रशिया यूरोप को सप्लाई करता है। और जाहिर है कि इसका असर जो है वो यूरोप पे पड़ेगा। इसके अलावा जो अमेरिका है वो स्विफ्ट पे भी प्रतिबंध लगा देगा। स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक्चुअल में क्या है कि जो बैंकों को है, जो एक कंट्री होती है वो जो विदेशों में भुगतान करती है, तो ये प्रोसेस है स्विफ्ट के द्वारा जो है आप विदेशों में भुगतान कर सकते हैं। इसमें हर बैंक को एक कोड मिलता है जिसके थ्रू अदर कंट्री में भुगतान हो जाता है। तो इस पे ये जो है प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। और अगर इस प्रतिबंध के, अगर हम इंडिया के इम्पैक्ट, इस प्रतिबंध का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो इंडिया S-400 मिसाइल्स खरीद रहा है, ये इसको इसके जो इसमें जो है भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो जाएगी। भारत को खरीदने में शायद दिक्कत है और अमेरिका भी जो है इस पे प्रतिबंध लगा देगा। तो ये फिलहाल का डेवलपमेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।